हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ अवेन्यूज़ फॉर सेविंग फ्रॉम सरप्लस। इसका मतलब है कि जब भी हमें कोई इनकम मिलती है हम उससे अपना खर्चा करते हैं और उस खर्चे के बाद जो हमारे पास पैसे बचते हैं उन्हें कहते हैं सेविंग। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे जो सेविंग बचा है हम उस सेविंग का क्या करें। सेविंग अवेन्यूज़ फ्रॉम सरप्लस दैट मीन्स कि हमारे पास जितनी भी सेविंग है उस सेविंग का हम क्या करें कि जो हमारा जो रिटर्न है वो थोड़ा हमें मिले और उससे हमारी एक इन्वेस्टमेंट भी हो जाए। तो अब इसे रीड आउट करते हैं कि सेविंग होती क्या, पहले इसे थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। Savings refers to the money that a person has left over after subtract out their consumer spending from their disposable income over a given टाइम पीरियड। तो सेविंग क्या होती है? सेविंग वो मनी होती है किसी पर्सन की जो बच जाती है। किससे बच जाती है? जब वो अपने सारे खर्चे कर लेता है और अपनी इनकम में से थोड़े पैसे बचा लेता है कुछ टाइम के बाद। सेविंग्स रिप्रेजेंट अ नेट सरप्लस ऑफ फंड फॉर एन इंडिविजुअल और हाउस होल्ड आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस। कि सेविंग क्या है? सेविंग एक नेट सरप्लस है जो हमारे सारे हाउस होल्ड खर्चों के बाद बचता है और जितनी हमारी ऑब्लिगेशंस होती है उन सबको पे करने के बाद। Savings are kept in the form of cash and cash equivalent, example bank deposit, which are exposed to no risk of loss but also claim the corresponding minimum return। तो अब देखो जो सेविंग है, जो सेविंग्स हमारे पास होती है हम उन्हें दो तरीके से रख सकते हैं। या फिर तो कैश, आप अपना कैश जो का तो संभाल के रख सकते हैं। अगर आप नहीं रख सकते तो उसे कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लीजिए। मतलब जैसे बैंक में डिपॉजिट कर लीजिए, आप अपनी मनी को बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। बैंक में डिपॉजिट करने से क्या होगा, एक तो हम बैंक को दे देंगे तो हमारा जो पैसा होगा वो एकदम सेफ रहेगा, उसमें कोई रिस्क नहीं रहेगा और वो हमारी की इन्वेस्टमेंट हो जाती है। और जब आप अपने बैंक में पैसे जमा कराते हैं तो वहाँ से हमें एक रिटर्न मिलता है, थोड़ी अमाउंट हमें रिटर्न मिलती है जिसे इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इससे हमारा एक फ़ायदा हो जाता है। सेविंग्स कैन बी ग्रोन थ्रू इन्वेस्टिंग, हम इन्वेस्टिंग से भी सेविंग कर सकते हैं। सेविंग कॉम्प्रोमाइज़ द अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट ओवर आफ्टर स्पेंडिंग। की जो सेविंग्स क्या होते हैं, वो मनी जो हमारी स्पेंडिंग के बाद बच जाती है। पीपल में सेव फॉर वेरियस लाइफ गोल्स, ऑब्लिगेशन, एस्पिरेशन सच एज रिटायरमेंट, एजुकेशन। जो सेविंग्स होती है, हम सेविंग क्यों करते हैं? हम अपने गोल्स को पूरा करने के लिए सेविंग्स करते हैं, ऑब्लिगेशंस के लिए, एस्पिरेशंस के लिए। जैसे कि रिटायरमेंट के बाद हमारा जब रिटायरमेंट हो जाता है तो उसके बाद हमारे काफ़ी सारे खर्चे होते हैं पर हमारी इनकम तो नहीं होती क्योंकि हमारी रिटायरमेंट हो गया। तो सेविंग्स हमारे उस टाइम पे काम आते हैं जब हमारी कोई इनकम नहीं होती बट हमें खर्चे करने होते हैं, तो उससे हमारा सेविंग से हो जाता है सब कुछ। सेविंग्स हमें रिटायरमेंट के बाद हमारे बच्चों की शादी और एजुकेशन के लिए काम आते हैं, या फिर हमें कोई घर ख़रीदना है या कार ख़रीदना है, इन सब फ्यूचर इवेंट्स के लिए सेविंग जो है हमें काम आती है। सेविंग्स रिप्रेजेंट एन इंडिविजुअल अनस्पेंट अर्निंग। ये हमारी एक अनस्पेंट अर्निंग होती है, मतलब जो अर्निंग हमने अभी तक खर्च नहीं करी है। इट इज़ द अमाउंट दैट रिमेन्स आफ्टर मीटिंग द हाउस होल्ड एंड अदर पर्सनल एक्सपेंसेस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ और मंथली बेसिस। हमारी जो सैलरी होती है हमें हर मंथली बेसिस से मिलती है, तो उन सैलरी से सारे खर्चे निकालने के बाद जो पैसे बचते हैं उसे कहते हैं सेविंग। अब थोड़ा नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सेविंग। सेविंग के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स है, मतलब कि फीचर्स मतलब कि वो चीज़ क्या है। आप फीचर से डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, आप डेफिनेशन से फीचर्स भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले एक अनस्पेंट अर्निंग है, जो हमने अभी तक खर्च नहीं करी वो अर्निंग है। मीटिंग कमिटमेंट्स, हमारी कमिटमेंट्स मतलब हमारी सारी ज़रूरतें। अर्निंग मनी, हम सेविंग से अर्न भी कर सकते हैं, वो आपको आगे पता लगेगा कैसे। हेल्प से इमरजेंसीज, जो सेविंग होती है हमारी इमरजेंसी में काम आते हैं क्योंकि जब हमारे पास इनकम नहीं होती हम यहाँ से अपना खर्चा कर लेते हैं। इंक्रीज़ इन इनकम, इससे हमारी इनकम इंक्रीज़ हो जाती है। अब इनको थोड़ा डेलिब्रेटली पढ़ लेते हैं कि ये है क्या। अनस्पेंट अर्निंग, सेविंग और अनस्पेंट अर्निंग ऑफ एन इंडिविजुअली हमारी एक अनस्पेंट अर्निंग होती है। सेविंग कैन बी सिंपल एज कीपिंग असाइड मनी ऑन मंथली बेसिस। जो सेविंग कैसे हो सकता है, सब सेविंग ऐसे भी हो सकते हैं कि आपकी कोई इनकम आई, आपने वो पैसे उठा के साइड में रख दिया बाद के खर्चे के लिए, तो ये हो गई आपकी सेविंग। मीटिंग कमिटमेंट्स, मीटिंग कमिटमेंट्स मतलब सेविंग कैन हेल्प इन मीटिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट फॉर द फ्यूचर डेट। तो जो मीटिंग कमिटमेंट मतलब हमें जितने भी आगे आने वाले जितनी भी हमारी ज़रूरत के काम है उन सब के लिए पैसे उठा के साइड में रखना फ्यूचर डेट्स के लिए। अर्निंग मनी, सेविंग कैन वी हैव टू अर्न मनी विद द इन्वेस्टमेंट। अगर हम सेविंग से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि अपने बैंक में सेविंग अकाउंट में डाल दिए, या फिर हमने कोई शेयर्स परचेज़ कर लिए, बॉन्ड्स परचेज़ कर लिए, उन सबसे जो हमें अर्निंग होगी, जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा उसे कहेंगे
इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आना। देन हेल्पफुल इन इमरजेंसी, जो सेविंग होती है वो इमरजेंसीज में काम आती है। फंड सर्व एज ऑल्सो एनेबल टू इंडिविजुअल टू अगेंस्ट सच अनफोर्सीन इमरजेंसीज एंड टाइम, जो हमारी अनसर्टेन होती है वो कभी भी आ जाता है, किसी भी रीज़न से किसी भी टाइम आ जाती है, किसी भी जगह पर आ जाती है। तो उन सबको फेस करने के लिए हमारे पास कुछ पैसे होने चाहिए जो हम सेविंग में से यूज़ करते हैं। इंक्रीज इनकम, सेविंग कैन यूज टू इंक्रीज इनकम बाय इन्वेस्टिंग थ्रू डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अवेन्यूज। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के अवेन्यूज़ होते हैं, उन सब में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो अपनी सेविंग्स को तो हमें अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, जिससे हमारी जो इनकम है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि अवेन्यूज़ फॉर सेविंग फ्रॉम सरप्लस टोटल होते कितने हैं। ये टोटल 6 होते हैं, जिसमें पहला आता है बैंक डिपॉजिट, सेकंड म्यूचुअल फंड्स, थर्ड पोस्ट ऑफिस, फोर्थ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, फिफ्थ रियल स्टेट एंड सिक्स्थ इज इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड एंड सिल्वर। ये टोटल 6 है। तो उनमें से सबसे पहला आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट फॉर सेविंग। तो सबसे पहला पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले में लिखा क्या है। टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट, जो ये हमारे पास टोटल हमारे ये 11 होते हैं। तो जिसमें कि टाइम डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, आरडी, कैश सर्टिफिकेट, एन्युटी डिपॉजिट, सुपर सेविंग अकाउंट, ऑटो रिजर्व, री इन्वेस्टमेंट, नॉन रेजिडेंट, फ्लेक्सिबल, नॉन डिपॉजिट। हाँ, तो फिर अब इनको थोड़ा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है मेरे पास टाइम डिपॉजिट की। टाइम डिपॉजिट क्या होता है? टाइम डिपॉजिट फिक्स पीरियड के लिए होता है और इसे एफडी भी कहते हैं, मतलब कि फिक्स डिपॉजिट। तो ऑल बैंक्स इन इंडिया ऑफर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स विद वाइड रेंज ऑफ टेन्योर पीरियड्स। फिक्स डिपॉजिट ऑल्सो नोन एज टाइम डिपॉजिट। मनी इज डिपॉजिट फॉर अ फिक्स पीरियड, इज नॉट सपोर्ट टू विड्रॉ बिफोर द एक्सपायरी। ओके, अब देखो टाइम डिपॉजिट अकाउंट और एफडी अकाउंट क्या होता है। जब हमारे पास कुछ पैसे होते हैं, मान लीजिए कि मेरे पास 10,000 है, मेरे पास 10K मनी है, तो मैं उसको बैंक में जाके फ़िक्स डिपॉजिट में डिपॉजिट करा दूँगी। तो अब वो मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं 7 दिन से 10 साल तक कितने दिनों के लिए उसको डिपॉजिट करना चाहती हूँ। मैं जितने ज़्यादा दिनों के लिए उसे डिपॉजिट कराऊंगी, मुझे उतना ज़्यादा ही उस पर रिटर्न मिलेगा। और यहाँ पे हम अपनी मनी एक फ़िक्स्ड अमाउंट फ़िक्स्ड टाइम के लिए डिपॉजिट करते हैं, जिस पे हमें रिटर्न मिलता है। जो फ़िक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट पे जो रिटर्न होता है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है। इससे ज़्यादा किसी अकाउंट में डिपॉजिट नहीं, किसी भी अकाउंट पे रिटर्न नहीं मिलता। तो सारे बैंक्स जो होते हैं वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ऑफर करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा टेन्योर पीरियड भी होता है, जो इसे टाइम डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं। इसमें हम जो मनी डिपॉजिट कर देते हैं फिक्स पीरियड के लिए कर देते हैं, और जब तक वो पीरियड पूरा नहीं होगा हम उससे विड्रॉ नहीं करवा सकते। और ये 7 दिन से लेकर 10 साल तक के लिए होता है। और अगर आपके कोई केस इमरजेंसीज आ जाती है तो आप विड्रॉ करा सकते हैं, बस ऑन द बेसिस ऑफ इमरजेंसी। उसमें आपका कुछ इंटरेस्ट कट हो जाता है। देन सेकेंड पढ़ते हैं कि अब सेविंग से दूसरा ऑप्शन क्या है। अब है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। दिस अकाउंट इज मेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ मिडिल क्लास एंड लो इनकम ग्रुप। A people saving bank account can be opened by any person with a minimum specified deposit. The important feature of this account is that deposit can made for any number of time in a week of this account. The rate of interest payable on such is as low as ओके तो ये होता है हमारे पास सेकंड नंबर का। इसमें क्या होगा कि ये जो होता है सबसे ज़्यादा तो मिडल और लोअर इनकम वालों ग्रुप के लिए, जैसे हम सब मिडिल क्लास फैमिली है तो ये हम सब के लिए है। और इसमें आप किसी भी अमाउंट से कर सकते हैं। वैसे तो मिनिमम अमाउंट सेट कर देते हैं काफ़ी बैंक, लाइक 500 एंड 1000, बट कोई होता है कि वहाँ पे ज़ीरो बैलेंस से भी हम ये स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आप हफ्ते के किसी भी दिन जाके जमा करा लीजिए, किसी भी दिन जाके निकाल लीजिए, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखती। पर इसमें एक फ़र्क होता है कि जिसमें इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा कम मिलता है रेदर देन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। अब पढ़ते हैं करंट अकाउंट। जो करंट अकाउंट होता है ये बेसिकली बिजनेसमैन के लिए होता है। करंट अकाउंट इज़ ऑल्सो नोन एज ओपन अकाउंट। जो करंट अकाउंट होता है इसे ओपन अकाउंट भी कहते हैं, और ये मनी हम किसी भी टाइम निकाल सकते हैं, किसी भी टाइम डलवा सकते हैं, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। और ये जैसे कि एक बिजनेसमैन का है तो यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो भी मनी से विड्रॉ करा सकते हैं, पर उनके लिए एक चेक फैसिलिटीज़ होती है। अब पढ़ते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब इसे ना आरडी अकाउंट भी बोलते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पॉपुलर नोन एज आरडी अकाउंट, स्पेशल टाइप ऑफ टर्म डिपॉजिट सुटेबल फॉर पर्सन डू नॉट हैव लमसम अमाउंट ऑफ सेविंग। इट्स प्रिपेयर्ड टू सेव स्मॉल अमाउंट एवरी मंथ। दिस अकाउंट नॉर्मली इज फॉर 6 months to 10 years। अब आरडी अकाउंट क्या होता है? आरडी अकाउंट होता है, मान लीजिए हमारे पूरी मंथ की सैलरी 20,000 है, उसमें से हमारे 18,000 का खर्चा हो जाता है, हमारे पास 2,000 हर महीने बच जाते हैं। तो अब मान लो मुझे 20,000 तक की डिपॉजिट करनी है, अब मैं वो तो कर नहीं सकती क्योंकि मेरे पास तो बची एक महीने में 2,000 रहे। तो ये क्या होगा कि जो 2,000 है हम हर महीने बैंक में जाके एक पर्टिकुलर डेट को सबमिट कर देंगे,
और वो उतनी काउंट करके हमारे एक टाइम पीरियड होने के बाद हमें वो रिटर्न दे देते हैं, और उस पर जो इंटरेस्ट होता है हमें वो भी दे देता है। जिनके पास एकदम लमसम अमाउंट नहीं होता, मतलब बहुत सारे पैसे नहीं होते, सिर्फ हर महीने सिर्फ वो थोड़ी सी सेविंग कर पाते हैं, तो वो थोड़ी सी सेविंग ही डिपॉजिट करा सकते हैं बैंक में और अपना इंटरेस्ट वहाँ से ले सकते हैं। ये बेसिकली 6 महीने से 10 साल तक का होता है। अब नेक्स्ट, कैश सर्टिफिकेट। कि कैश सर्टिफिकेट क्या होता है? It is one of the most popular fixed face value plan of banks which earn a high rate of interest। ये एक fixed face value plan होता है जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आता है, मतलब FD से थोड़ा नीचे। देन बैंक्स में एडवांस लोन अगेंस्ट सच डिपॉजिट ऑल्सो। अगर हम थोड़ा सा डिपॉजिट करा देते हैं बैंक से, हमें उसके अगेंस्ट लोन भी दे देता है। अंडर कैश सर्टिफिकेट डिपॉजिट कैन मेड फॉर पीरियड्स रेंजिंग। हम इसमें डिपॉजिट करा सकते हैं 12 मंथ से लेके 10 साल तक के बीच में। नॉमिनेशन फैसिलिटीज़ ऑल्सो वेल, इसमें आपको नॉमिनेशन फैसिलिटीज़ भी मिलती है। द मेन फीचर्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर, इसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं? प्री मैच्योर क्लोजिंग अलाउड। हम प्री मैच्योर क्लोजिंग भी करा सकते हैं, जो टाइम हमें दिया होता है मेच्योरिटी से पहले भी उसे क्लोजिंग करा सकते हैं, सब्जेक्ट टू penalties। Loans can be obtained against deposit amount। Cash certificate are available in following domination। हमें जो कैश सर्टिफिकेट है वो 1000, 5000, 10,000 एंड 10 लाख में भी मिल सकता है। कंपाउंड इंटरेस्ट एलिजिबल डिपॉजिट अपॉन द पीरियड ऑफ डिपॉजिट। जो इंटरेस्ट हमें रिसीव होता है अपने डिपॉजिट पे, वो एक उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। उसके बाद डिपॉजिट इज़ एक्सीड फॉर द मिनिमम पीरियड 12th मंथ टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 120 मंथ्स इन कंप्लीट क्वार्टर्स। इसका जो पीरियड होता है वो 12th मंथ से लेके 120 मंथ्स तक का होता है, अगर क्वार्टर्स के हिसाब से बात करें तो। अब आता है एन्युटी डिपॉजिट की। एन्युटी डिपॉजिट क्या होता है? Under this scheme, a lump sum amount is deposited by the client, which is repaid to customer over a period in equated monthly installments, which comprises part of principal amount and interest amount, reducing principal amount as well। तो इसमें क्या होगा? मान लीजिए मेरे पास मुझे सैलरी या मुझे कहीं से बोनस मिलता है 1 लाख का, तो मैं ये 1 लाख के जाके बैंक में डिपॉजिट करा दूँगी और मैं बैंक वालों से बोलूँगी कि मुझे हर महीने इसमें से 20K देने हैं आपको, ठीक है। तो ये वही होता है कि इसमें हम एक लमसम अमाउंट डिपॉजिट करा देते हैं बैंक में, जिसको हम पीरियड ओवर इंस्टॉलमेंट्स में लेते रहते हैं और उसको हमें इंटरेस्ट भी मिलता रहता है। इस स्कीम से कस्टमर हैव फिक्स मंथली अगेंस्ट ओनली 1 डिपॉजिट। उन्हें एक मंथली में फिक्स अमाउंट ऑफ मिलती रहेगी सिर्फ एक डिपॉजिट से। उसके बाद इट इज़ डिफरेंट, और ये थोड़ा RD अकाउंट से इससे अलग है। उसके बाद डिपॉजिट एक्सेप्ट टाइम डिपॉजिट दैट अमाउंट प्लस इंटरेस्ट इज रिड्यूसिंग प्रिंसिपल पेज टू कस्टमर इंस्टॉलमेंट्स ओवर द पीरियड सेलेक्टेड बाय द क्लाइंट। हमें इसमें इंटरेस्ट जो मिलता है वो हम कस्टमर बेस्ड या कस्टमर चॉइस से मिलते हैं। द मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट ऑफ एन्युटी डिपॉजिट बेस्ड ऑन मंथली, इसकी मिनिमम होता है कि 1000 भी ले सकते हैं फॉर 3 years। एन्युटी डिपॉजिट विल बी 36,000। दी एन्युटी डिपॉजिट अवेलेबल फॉर, और जो हमें मिलता है 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए और 10 साल तक के लिए अवेलेबल होता है। उसके बाद सुपर सेविंग अकाउंट। अब सुपर सेविंग अकाउंट कौन सा है? द प्रोडक्ट इज़ इन नेचर ऑफ सुपीरियर सेविंग बैंक विद एडिड वैल्यू प्रोपोजिशन टू हायर वैल्यू रेजिडेंट कस्टमर। ये रेजिडेंट कस्टमर को मिलता है, इसमें कोई चार्जेस नहीं होते डिमांड ड्राफ्ट्स के एंड चेक्स के। उसके बाद फ्री कलेक्शन ऑफ आउटस्टेशन चेक्स ड्रॉन इन फेवर ऑफ अकाउंट होल्डर। जो इसमें अकाउंट होल्डर होता है वो दूसरे स्टेट से जाके भी पैसे विड्रॉ करा सकता है। अब पढ़ते हैं ऑटो रिजर्व स्वैप। इसमें क्या होता है? ऑटो ट्रांसफर ऑफ फंड्स एक्सीडिंग 20,000 टू शॉर्ट with minimum rupees 10,000 for 180 days and auto transfer for account for short period in case of funds are required super saving bank account multiple to 10,000। इसमें क्या होगा? मान लीजिए मेरे पास कोई फिक्स अमाउंट ऑफ बैंक में जमा है 10K, हमने इसके लिए सेव करके रखे थे, पर हमने अगर ऑटो रिजर्व और स्वीप अकाउंट कराया है तो जो ये 10K है हमारे पास, ये अगेन मान लीजिए हमने इन्हें निकाला नहीं है बैंक से, तो ये अगेन जाके बैंक में डिपॉजिट हो जाएंगे और इस पर फिर से वो हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो आना शुरू हो जाएगा। अब पढ़ते हैं री इन्वेस्टमेंट प्लान। अब री इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है? इट इज़ अ वेरिएंट ऑफ टर्म डिपॉजिट बट इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट बीइंग पेड आउट अ रेगुलर फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिपॉजिट देयर इज पेड आउट ओनली टाइम ऑफ मैच्योरिटी। इसमें हम क्या होगा, इसमें ना हमें एकदम हर महीने नहीं मिलेगा इंटरेस्ट, इसमें हमें इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब हमारी मैच्योरिटी होगी। यहाँ पर सिर्फ एक ही टाइम पे दिया जाएगा जब हमारी मैच्योरिटी होगी। रेगुलरली इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड इन द बेस्ड ऑफ देयरफॉर। इसमें हमें इंटरेस्ट तो कैलकुलेट होता रहेगा बट वो हमें मैच्योरिटी के पीरियड में ही मिलेगा। द प्लान इज़ अवेलेबल फॉर मिनिमम 6 मंथ एंड मैक्सिमम 10 ईयर्स। जो प्लान होता है ये 6 मंथ से लेकर 10 ईयर्स तक के लिए अवेलेबल होता है। इसमें जो नॉमिनेशन फैसिलिटीज़ है वो ऑल्सो अवेलेबल। मान लीजिए ऑनर को कुछ हो जाता है, जो उसकी नॉमिनेशन पे जो भी इसका कोई पर्सन होगा उसको मिल जाएगा। देन
इज नॉन रेजिडेंट अकाउंट स्कीम। तो नॉन रेजिडेंट अकाउंट स्कीम क्या होता है? नॉन रेजिडेंट अकाउंट में भी इन द फॉर्म ऑफ सेविंग, जो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया होता है, मतलब ये जो इंडिया के थोड़े बाहर के होते हैं जैसे कि एनआरआईज़ वगैरह, तो ये हमें सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी अकाउंट, इन सच अकाउंट में ये सब अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसका जो बैलेंस होता है वो इंडियन रुपीज़ में होता है, और उसके बाद इन अकाउंट और फ्री रिटेरेबल, जो इसका जो बैलेंस का होता है या फिर जो एनरी अकाउंट होता है फ्रीली रिपेटेबल है कि आप इसको कहीं भी कहीं से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें एक्यूरेट इंटरेस्ट इनकम एंड बैलेंसेज होल्ड इन एनरी अकाउंट एक्सेप्ट फॉर इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। इन पे ये सब टैक्स वगैरह नहीं लगते हैं। एनआरआई में भी परमिटेड टू ओपन एनरी अकाउंट विद द रेजिडेंट क्लोज रिलेटिव ऑन अ फॉर्मर सुपीरियर बेसिस। वे अपने किसी रिलेटिव बेसिस पे भी कर सकते हैं। देन इज लास्ट इज फ्लेक्सिबल अकाउंट। तो फ्लेक्सिबल अकाउंट क्या होता है? फ्लेक्सिबल अकाउंट कंबाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेनिफिट्स ऑफ सेविंग अकाउंट। इनमें सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट की थोड़ी क्वालिटीज़ मिक्स होती है। इन सच अकाउंट अ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इज ओपन बाय द मैच्योरिटी फॉर द मैच्योरिटी पीरियड अवेलेबल एंड अ सेविंग अकाउंट इज ऑल्सो ओपन। इसमें आप फिक्स्ड डिपॉजिट भी करा सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एंड आप इसमें सेविंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। द अमाउंट इज फिक्स्ड डिपॉजिट इज ट्रीटेड एज यूनिट। सम एग्जाम्पल फ्लेक्सिबल अकाउंट फॉर क्वांटम फिक्स पीरियड ऑफ ICICI बैंक। तो इसमें क्या होगा, आप अपनी जो FD अकाउंट है उसको फिक्स पीरियड के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए मिक्स होता तो ऐसे होगा कि आपने 50,000 इसमें डिपॉजिट कराया, 20,000 आपके फिक्स्ड हो जाएंगे और बाकी जो ओवर 30,000 है आप उसमें से यूज़ कर सकते हैं, उसको विड्रॉ करा सकते हैं। देन इट इज़ न्यू डिपॉजिट सेविंग स्कीम। अब ये पढ़ते हैं ये क्या है। इसमें है बैंक्स हैव mention variety of new saving schemes to enable the customer to deposit money in the banks according to their needs and requirement। अब बैंक ने एक नई स्कीम तैयार करी है जिसमें आप अपनी नीड के हिसाब से, जैसी आपको नीड है, जैसा आपको जो सूटेबल करता है, आप उस हिसाब से जमा करा सकते हैं। तो उसके बाद दिस बैंक ऑल्सो हैव ओपन द एक्सटेंशन करेंटली स्कूल्स एंड कॉलेजेस असिस्टेड पब्लिक है लार्ज। आप स्कूल कॉलेजेस वाले बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट आता है इसमें पिग्मी जनता डिपॉजिट। इसमें क्या होता है, ये डेली बेसिस पे जाकर, इसमें जो एजेंट होता है वो घर घर जाकर वहाँ से पैसे ले सकता है, वहाँ से डिपॉजिट करा सकता है। देन इज़ उसके बाद आता है इंश्योरेंस लिंक डिपॉजिट। इसमें क्या होता है, ये 18 से लेके 49 ईयर्स तक के बच्चों के लिए होता है, और ये कमर्शियल बैंक होता है जहाँ पे हमें एक प्रीमियम भी रिसीव होता है, और जो डेथ के बाद वो जो बेनिफिट्स होते हैं वो किसी भी फैमिली मेम्बर्स वगैरह को दे सकते हैं। उसके बाद पीपल सेविंग प्लान। इसमें क्या होता है कि इसमें 500 पर मंथ हम 1 साल के लिए जमा करा सकते हैं, विड्रॉ भी करा सकते हैं, और जो बैलेंस है वो हर महीने बाद आपको मिलता रहेगा। देन माइनर्स सेविंग, ये सिर्फ बच्चों के लिए होता है जो उनके नाम से हो सकता है, उनमें सिर्फ एक सेविंग हैबिट क्रिएट करने के लिए 12 साल तक के बच्चों के लिए होता है। उसके बाद आएगा फार्मर्स डिपॉजिट स्कीम। इसमें क्या होता है, वे डिपॉजिट कर सकते हैं हार्वेस्टिंग के बाद। उसके बाद उन्हें कुछ लोन भी मिल सकता है अपने जिससे कि वो पूरा साल भर का खर्चा कर पाए। उसके बाद आएगा मंथली इनकम प्लान्स। मंथली इनकम प्लान्स में क्या होगा, इसमें आपको पेंशन्स मिल जाएंगी, फिक्स रेट पर इंटरेस्ट मिल जाएगा, मंथली बेसिस पे आप उसको रीपे भी कर सकते हैं। तो ये सब तो था। आप कैसे कैसे, ये हमारा फर्स्ट वाला जो था, ये फर्स्ट वाला हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम पढ़ते हैं सेकंड एवेन्यूज़। उससे पहले हम लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं इसका, कि बैंक की जो डिपॉजिट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। एक तो ये लाइफ ब्लड ऑफ बैंक की, जो हम अपना डिपॉजिट कराते हैं वो हम इतना कराना क्यों है, क्योंकि ये लाइफ ब्लड ऑफ बैंक से अगर हम बैंक में डिपॉजिट नहीं कराएंगे तो बैंक चलने बंद हो जाएंगे। उसके बाद बेसिस ऑफ लैंडिंग। ये लैंडिंग, अगर हमें किसी को उधार भी चाहिए होता है, बैंक से कोई लोन भी लेता है, अगर हम डिपॉजिट ही नहीं करा पाएंगे तो लोग लोन भी नहीं ले पाएंगे। तो लोगों के लोन को देने के लिए हमें उसमें डिपॉजिट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग। मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग का मतलब है कि आप इससे थोड़ा ज़्यादा सेव कर पाएंगे। अगर आप आज बैंक में जाके 5,000 रुपये जमा करा रहे हैं, जब आपको उन पर थोड़ा सा 500-600 का इंटरेस्ट मिलेगा तो आप में थोड़ी ग्रीड ज़्यादा आएगी, आप अगली बार 10,000 डिपॉजिट कराने की सोचोगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अब आता है इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अब इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इसका क्या मतलब है कि आपको जो बैंक होता है वो एक्टिविटीज़ के लिए फ़ंड्स भी अलाउ कर सकता है। पढ़ते हैं रोल ऑफ इंटरमीडिएट। इसका मतलब क्या होता है, जो हम होते हैं, हम बैंक में अपना पैसा जमा कराते हैं तो हम उनके डिपॉजिटर्स हो गए। अब वहाँ पर कुछ लोग बोरोवर भी होते हैं, जो लोग
बैंक से पैसा उधार लेता है तो वो हमारा पैसा बोरोवर तक देता है। तो मतलब ये एक बिचौले का काम करता है, एक इंटरमीडिएट का काम करता है। इससे हमारा इकोनॉमिक जो है थोड़ा डेवलपमेंट होता है। देन लास्ट इज़ कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। ये डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में भी काम करता है, जैसे कि हमारे पैसों से थोड़ा सेविंग्स जनरेट करना, कहीं पे अगर इनको थोड़ा सा बेनिफिट होता है तो डोनेट वगैरह कर देते हैं, इन सब से। ये लिखा देखिए जैसा लिखा है कि लाइफ ब्लड ऑफ बैंक डिपॉजिट आर द लाइफ ऑफ ब्लड कमर्शियल बैंक के लिए लाइफ है और ये मेन है और इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट है। नो कमर्शियल बैंक सर्वाइव ही नहीं कर सकता बिना डिपॉजिट के। देन इस बेसिस ऑफ लैंडिंग की लैंडिंग इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो अपनी ऑनरशिप देख सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग की भी मोबिलाइज कर सकते हैं, हमारे डिपॉजिट को जिनको ज़रूरत है उनके तक पहुँचा सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जो बैंक है वो कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए कर सकता है, जिसमें जो बैंक है वो बहुत ज़्यादा फंड्स देता है। रोल ऑफ इंटरमीडियरी, मतलब कि जो ये डिपॉजिटर और इन्वेस्टर्स के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है। देन कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, ये मोबिलाइज करता है जिससे डेवलपमेंट हो जाए, रिसोर्सेज मिल जाए सबको। पब्लिक फाइनेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इन सब में हेल्प करता है। देन सेकेंड है हमारा टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम फॉर सेविंग्स। अब ये जो है ये 3 चीज़ों में बढ़ती हुई है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू स्कीम ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, जिसमें हमारे पास 2 सब पार्ट डिवाइडेड है। देन सेकेंड इज अकॉर्डिंग टू पोर्टफोलियो, जिसमें हमारी 3 चीज़ें डिवाइड है, इनकम फंड्स, ग्रोथ फंड्स एंड बैलेंस फंड्स। देन इज मॉडर्न स्कीम, जिसमें थोड़े ज़्यादा हैं। तो अब इनको थोड़ा पढ़ लेते हैं नंबर वाइज कि ये होते क्या क्या है। तो अब म्यूचुअल फंड्स देखते हैं। म्यूचुअल फंड्स स्कीम फॉर सेविंग कैन बी ब्रॉडली क्लास इनटू 3 मेजर कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में, जैसे फर्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन, जिसे ऑपरेशन भी कहते हैं, पोर्टफोलियो और मॉडर्न स्कीम। तो अब देखो ये डायग्राम समझे। अब ये इन्वेस्टर्स हैं, मतलब इनके पास पैसों के थोड़ा ज़्यादा, इनके पास थोड़ा सरप्लस है, तो ये अपनी मनी फंड मैनेजर को देंगे तो इसमें इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये जब फंड मैनेजर को देंगे तो ये इसमें सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देंगे, मतलब किसी के शेयर्स खरीद लिए, बॉन्ड्स खरीद लिए, कुछ भी। उसके बाद इन जब इसमें डिपॉजिट करेंगे तो जो इनका प्रॉफिट होगा वही इनको वापस मिल जाएगा एज अ रिटर्न। तो ये पूरी प्रोसेस होता है कि म्यूचुअल फंड्स कैसे करता है। जो पहले ये इन्वेस्टर्स होता है कि अपना कोई मेडिएटर देते हैं, इनमें पैसा देते हैं नहीं, ये इन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, देन इन्हें रिटर्न मिलता है। आप पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू डाइवर्सिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ फंड्स। तो ये डाइवर्सिफिकेशंस के अकॉर्डिंग चलता है। उसके बाद इसमें कि इसकी 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है ओपन एंडेड स्कीम और एक होता है क्लोज एंडेड स्कीम। तो ओपन एंडेड स्कीम में क्या होता है, अब इसको थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। पेज थोड़ा छोटा कर देते हैं, यस। तो open ended scheme refers to a scheme of a mutual funds which does not specify any fixed maturity period for redemption। जो open ended scheme है वहाँ पर कोई fixed maturity period नहीं होता। ये नहीं होता कि आपने जो परचेज़ करी है, जो आपने जो मतलब आपने जो फंड्स परचेज़ करे हैं, कोई शेयर्स परचेज़ करे हैं, कि वो आपको फिक्स पीरियड तक है। नहीं, आप इसमें कभी भी जाके अपनी सिक्योरिटी सेल कर सकते हैं, कभी भी जाके परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं होता। द इन्वेस्टर ऑल्सो हैव एन ऑप्शन टू गेट देयर होल्डिंग रिडीम्ड एनी टाइम। जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो कभी भी रिडीम करवा सकते हैं, अपनी सिक्योरिटीज़ को बेचकर कभी भी पैसा ले सकते हैं। एंड ओपन एंडेड स्कीम प्रोवाइडेड बेटर लिक्विडिटी टू द इन्वेस्टर। इसमें उनके पास थोड़ी ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी क्या होता है कि जब हमको सिक्योरिटी खरीदते हैं हम उन्हें कितने जल्दी कैश में कन्वर्ट कर पाए, मतलब हम सब प्रॉफिट के लिए ही सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करते हैं। तो ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए सिक्योरिटीज़ में कि वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कैश में कन्वर्ट कर पाए, जिससे कि वो ज़्यादा जल्दी काम आ पाए। उसके बाद एन ओपन एंडेड स्कीम प्रोवाइड बेटर लिक्विडिटी टू कस्टमर इन्वेस्टर्स। उसके बाद देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री और एग्जिट ऑफ इन्वेस्टर। की जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि आप कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, कभी भी परचेज़ कर सकते हो, कभी भी आप सेल कर सकते हो। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट की क्लोज एंडेड सीरीज़ क्या स्कीम्स क्या क्या होती हैं। सो क्लोज एंडेड स्कीम्स रेफर्स टू अ स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन विच द पीरियड ऑफ मैच्योरिटी स्कीम इज स्पेसिफाइड। कि इसमें जो आपका मैच्योरिटी पीरियड होगा कि आप अपनी ऑनरशिप को कब सेल करना है, कब सेल नहीं करना है, उसका कोई प्रॉपर पीरियड होता है। आप कभी भी ऐसे उठा के नहीं कर सकते, इसका स्पेसिफिक मैच्योरिटी पीरियड होता है। क्लोज एंडेड स्कीम जनरली हैव स्टिपुलेटेड मैच्योरिटी पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 5 to 7 ईयर्स। जिसका रेंजिंग पीरियड होता है वो 5 years to 7 years होता है। दस दी एंडेड स्कीम इज़ द क्लोज्ड और डेफिनेट, की इसलिए से क्लोज्ड और डेफिनेट भी कहते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट पढ़ते हैं
अकॉर्डिंग टू पोर्टफोलियो, अब ये था फर्स्ट, अब पढ़ते हैं सेकंड। अकॉर्डिंग टू पोर्टफोलियो की पोर्टफोलियो क्या होता है? म्यूचुअल फंड्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू पोर्टफोलियो द सब्जेक्टिव ऑफ फंड्स दीज फंड्स एंड इनकम ग्रोथ एंड बैलेंस। कि अब पढ़ते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। इनकम फंड्स की इनकम फंड्स क्या होता है? द मेन एम ऑफ दिस फंड इज़ टू प्रोवाइड मैक्सिमम रिटर्न इनकम टू द इन्वेस्टर। इसका जो मैक्सिमम मेन क्या होता है कि अपने ओनर को सबसे ज़्यादा रिटर्न देना, इनकम देना। उसके बाद दी स्कीम्स आर प्रोवाइडिंग रेगुलर एंड स्टेडी इनकम टू इन्वेस्टर। इसमें हमें रेगुलर इनकम मिलती है, हमें ये नहीं कभी मिल गई कभी नहीं मिल गई, नहीं, इसमें हमें एक रेगुलर अमाउंट ऑफ मिलता ही रहता है। दीज फंड्स डिस्ट्रीब्यूट द इनकम अर्न बाय देम पीरियडिकली अमंगस्ट द इन्वेस्टर। की जो इसमें जो हमें इनकम अर्न होती है ये इन्वेस्टर में डिवाइड हो जाती है। कैन स्टॉक कैन गिल्ड एस बी आई मैनेज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इनकम फंड्स। अब इनकम फंड्स में कैन स्टॉक, कैन गिल्ड, एस बी आई, मैग्नम, ये सब एक मेजर है स्टॉक्स सिक्योरिटीज। देन इज ग्रोथ फंड्स। अब ग्रोथ फंड्स क्या होता है? ग्रोथ फंड्स कंसंट्रेट ऑन वैल्यू अप्रिसिएशन ऑफ सिक्योरिटी नॉट ऑन रेगुलरिटी और इनकम। इसमें क्या होता है, हम इसमें वैल्यू ऑफ एप्रिसिएशन देखते हैं कि वैल्यू ऑफ एप्रिसिएशन कितनी, हम इसमें रेगुलर इनकम नहीं देखते हैं। ग्रोथ स्कीम्स डू नॉट पे रेगुलर रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर। इसमें हमें रेगुलर इनकम भी नहीं मिलती है। उसके बाद इन्वेस्टर नॉर्मली गेट एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ देयर फंड्स आफ्टर सम टाइम। इसमें सिर्फ हमें एप्रिसिएशन मिलता है अपने फंड्स में। उसके बाद जनरली दी स्कीम्स आर क्लोज एंडेड। ये क्लोज एंडेड स्कीम होती है, हम इन्हें कभी भी जाके बेच नहीं सकते, इसका कोई पीरियड होता है। उसके बाद बैलेंस फर्स्ट। अब बैलेंस फंड्स कौन से होता है? द मेन एम ऑफ बैलेंस स्कीम इज़ टू प्रोवाइड ग्रोथ एंड इनकम टू द इन्वेस्टमेंट। अब उसमें हमें एक चीज़ मिल रही थी, एक चीज़ नहीं मिल रही थी, क्योंकि हमें एप्रिसिएशन मिल रहा था, एक में हमें रेगुलर रिटर्न मिल रहा था। इसमें हमें दोनों चीज़ें मिलती है, ग्रोथ एंड इनकम। उसके बाद सच फंड्स कंस्टिट्यूट कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स फॉर फिक्स्ड सिक्योरिटीज़। इसे हमें इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स मिलते हैं और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ मिलती है। द इन्वेस्टर्स हैव एडवांटेज ऑफ रेगुलर इनकम एंड एप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू इन सिक्योरिटीज़। हमें रेगुलर इनकम में मिलती है एंड एप्रिसिएशन में मिलता है। उसके बाद मॉडर्न स्कीम्स। अब पढ़ते हैं मॉडर्न स्कीम्स। अब पहले इसमें आएगी इक्विटी फंड स्कीम, देन हाइब्रिड स्कीम्स, डेब्ट इनकम फंड स्कीम, गिल्ड फंड्स, कम्युनिटी फंड्स, रियल एस्टेट फंड्स, फंड्स ऑफ फंड्स, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, ट्रेजरी मैनेजमेंट फंड्स, टैक्स सेविंग्स फंड्स। अब पढ़ते हैं इक्विटी फंड स्कीम। अब ये इक्विटी फंड स्कीम क्या होती है पढ़ते हैं। इक्विटी फंड्स ऑफर हाई रिटर्न एट द सेम टाइम इट इज़ मोर रिस्की कंपेयर टू म्यूचुअल फंड स्कीम। तो अब इक्विटी फंड स्कीम क्या होता है? आपको ये तो पता ही होगा कि इक्विटी क्या होता है। इक्विटी होता है कि जब कोई कंपनी होती है अपने शेयर्स मार्केट में सेल करता है। अब शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स एक ऑनरशिप होती है। हम जितने ज़्यादा इक्विटी शेयर्स खरीदेंगे हमारी उतनी ज़्यादा ऑनरशिप बनेगी किसी कंपनी में। तो पर इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क भी होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो जो इक्विटी फंड शेयर्स होते हैं ये हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि ऑनरशिप है, रिटर्न तो सबसे ज़्यादा आएगा ही, पर ये सबसे ज़्यादा रिस्की होता है अगर हम बाकी म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो। एन इन्वेस्टर इज सजेस्टेड टू इन्वेस्ट इन इक्विटी स्कीम फॉर अ लॉन्ग टर्म। और ये थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए होता है, शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए नहीं होता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्विटी शेयर इन्वेस्टेड अंडर लेवल ऑफ रिस्क। अब इसमें काफ़ी सारे हैं, तो अब इसमें काफ़ी सारी स्कीम्स है। अब इन स्कीम्स को रीड करते हैं। वैसे तो 7 स्कीम है। उसके बाद एग्रेसिव ग्रोथ स्कीम। अब एग्रेसिव ग्रोथ स्कीम में क्या होता है? द फंड मैनेजर इन्वेस्ट इन हाईली ग्रोन अप कंपनीज इक्विटीज़। इसमें जो सबसे ज़्यादा ग्रोन अप कंपनीज होगी, जो सबसे ज़्यादा बढ़ रही होगी कंपनी, उनमें इन्वेस्ट करेंगे। इसमें थोड़ा सा लेस इन स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट टू अर्न मैक्सिमम कैपिटल एप्रिसिएशन। इन्वेस्टमेंट इन स्पेकुलेटिव नेचर इक्विटी मिलीड हायर रिस्क। अगर हम स्पेकुलेटिव के हिसाब से बेच रहे हैं, स्पेकुलेटिव के मतलब कि हम उस पर जब जो भी हमारी इक्विटीज़ होगी, जब उसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी हम उसको तभी सेल करेंगे, पर उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। उसके बाद ग्रोथ स्कीम। द मेन पर्पस ऑफ इन्वेस्ट इन ग्रोथ स्कीम्स इज टू अचीव इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल एप्रिसिएशन नॉट इन रेगुलर इनकम। हमें इसमें रेगुलर इनकम नहीं मिलती, हमें कैपिटल एप्रिसिएशन मिल जाता है। द कंपनीज आर सिलेक्टेड बाय फंड मैनेजर, दे आर एक्सपेक्टेड टू अर्न अबव एवरेज इन नियर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट ग्रोथ फंड। इसमें हमें नियर फ्यूचर में ज़्यादा ग्रोथ की चांसेस होते हैं। अब पढ़ते हैं इक्विटी इनकम और डिविडेंड यील्ड स्कीम। अब इसमें क्या होता है? डिविडेंड यील्ड स्कीम आर प्रेफर द इन्वेस्टर हु आर मोर कंसर्न अबाउट रेगुलर रिटर्न। इसमें हमें एक चीज़ का बेनिफिट होता है कि हमें रेगुलर रिटर्न मिलता है। एंड इन दोज कंपनी विच आर हाई रेट ऑफ डिविडेंड, इनमें हाई रेट ऑफ डिविडेंड्स होता है। डिविडेंड्स क्या होता है? जब भी कोई कंपनी किसी से उधार लेता है, कोई भी डिविडेंड लेता है, मतलब कुछ भी लेता है, मतलब
डिबेंचर्स जब परचेज़ करता है तो जब उनको कितना ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, डिविडेंड कितना दे रहा है, उस पर डिपेंड करता है। कैपिटल एप्रिसिएशन एंड रिस्क लेवल आर लो। इसमें जो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है और जो रिस्क लेवल होता है वो थोड़ा सा कम होता है। उसके बाद आएगा डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम्स। इसमें क्या होता है, फंड मैनेजर इन्वेस्ट द काइंड ऑफ स्कीम इन द इक्विटी ऑफ ऑल कंपनीज विदाउट एनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री और सेक्टर। इसमें सिर्फ एक इंडस्ट्री पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। द मार्केट रिस्क इज ऑल्सो डाइवर्सिफाइड ड्यू टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इसका जो रिस्क है वो डिपेंड करता है कि आपने किस स्कीम में कैसे कैसे इन्वेस्ट करा है। देन इक्विटी इंडेक्स स्कीम। अब ये क्या होता है, इक्विटी इंडेक्स स्कीम इज़ बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑन अ पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट इंडेक्स। इसमें पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट इंडेक्स की बात हो रही है। उसके बाद इक्विटी इंडेक्स आर टू टाइप्स सच एज ब्रॉड इंडेक्सेस और नैरो इंडेक्सेस। तो जो इक्विटी इंडेक्स होते हैं दो तरह की होती है, एक होती है ब्रॉड इंडेक्सेस, एक होता है नैरो। नैरो में कौन सी आएगी, CNX बैंक्स इंडेक्स, एंड जो ब्रॉड है उसमें आएगा निफ्टी। तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट इज नैरो इंडेक्सेस एंड मोर रिस्क कंपेयर टू ब्रॉड। जो हमारी नैरो वाली होगी, मतलब कि हमारा CNX बैंक्स इंडेक्स एंड BSE ANXS, इसमें हमारा जो रिस्क होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, निफ्टी में इतना ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद वैल्यू फंड्स। वैल्यू फंड्स क्या होते हैं, fund manager invest in shares of companies big have strong financial performance with low price earning ratio। इसमें जो होगा हमारे पास फाइनेंशियली तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, पर जो हमारे इसमें अर्निंग रेशियो होगा वो थोड़ा सा कम होगा। प्राइस अर्निंग रेशियो एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट प्राइस एंड अर्निंग पर शेयर। जो प्राइस रेशियो होता है वो क्या डिपेंड करता है, वो रिलेशनशिप बताता है कि जो मार्केट प्राइस पर शेयर है वो क्या है, कि जो मार्केट प्राइस है वो क्या है, और हम अर्न कितना कर रहे हैं। द बुक वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ दीज टाइप्स कंपनीज मोर देन मार्केट प्राइस। जो बुक वैल्यू होती है इनकी थोड़ी मार्केट से ज़्यादा होती है। मार्केट में तो रेट इनका कम होता है, पर जो बुक प्राइस होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। द फंड मैनेजर इन्वेस्ट इन लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म एंड हॉरिजन अजम्पशन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इंक्रीज इन फ्यूचर। कि अब इसमें बात क्या हो रही है कि जो इसमें जो ये इन्वेस्ट करते हैं वो हम ज़्यादा टाइम के लिए, लंबे टाइम तक के लिए करते हैं, और हम एक चीज़ मान के चलते हैं कि आगे जाके शायद जितना रेट मार्केट में है उतना ही बुक में आ जाए। देन स्पेशलिटी फंड्स। अब स्पेशलिटी फंड कौन से होते हैं, स्पेशलिटी फंड्स स्कीम्स आर कंसंट्रेटेड ऑन स्पेसिफिक इंडस्ट्री और कंपनी। ये जो होती है एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री एंड कंपनीज के लिए होते हैं। कंसंट्रेशन इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया। जो कंसंट्रेशन होता है वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया के लिए होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। इट इज़ रिस्क फंड एज़ कम्पेयर टू अदर स्कीम्स। जो इनमें का जो रिस्क होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। फर्स्ट इज सेक्टर फंड। सेक्टर फंड्स पोर्टफोलियो ऑफ सेक्टर फंड्स कंपैरिजन ओनली दोज कंपनी मीट द क्राइटेरिया। जो सेक्टर फंड्स होता है सिर्फ उन्हीं के बारे में होता है जो अपना जो कंपैरिजन जो क्राइटेरिया जो है पूरा कर लेते हैं। देन सेकेंड इज फॉरेन सिक्योरिटी फंड्स। अंडर दिस स्कीम इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ वन मोर फॉरेन कंपनीज। इनमें वो हम उनमें इन्वेस्ट करते हैं जो मोर फॉरेन कंपनीज होता है। दिस स्कीम अवेल्स द बेनिफिट्स ऑफ फॉरेन डाइवर्सिफिकेशन। इसमें सिर्फ एक बेनिफिट होता है कि हमें फॉरेन डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, क्योंकि एक्सचेंज रेट बीच में आ जाता है तो हमारा थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। बट दिस स्कीम हैज़ टू फेस फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एट कंट्री रिस्क। बट इसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि हमारा एकदम बॉर्डर से थोड़ी दूर चली जाता है। देन मिड कैप स्कीम। अब मिड कैप स्कीम कौन सी होता है, द फंड मैनेजर इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज ऑफ दोज कंपनी हुज market capitalization is lower. The market capitalization refers to the market price of share multiplied by the number of outstanding shares of the company. इसमें क्या होता है, हम इसमें उसमें इन्वेस्ट करते हैं जिसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो थोड़ी सी लो होती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, ये वो होता है जिसका जो मार्केट प्राइस होता है वो हम उन सब से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि जितना आउटस्टैंडिंग शेयर है, मतलब कि जितना भी ड्यू है। दी वोलेटिलिटी ऑफ सिक्योरिटी ऑफ दिस कंपनी इज़ वेरी हाई बट लिक्विडिटी इज़ वेरी लो। इनकी लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है बट जो इनकी वैलिडिटी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। अब उसके बाद पढ़ते हैं हाइब्रिड स्कीम। अब हाइब्रिड स्कीम इन्वॉल्व्स द पोर्टफोलियो ऑफ इक्विटी स्टेप्स मनी मार्केट सिक्योरिटीज़। इसमें क्या होता है, इसमें पोर्टफोलियो होता है, इक्विटीज़ भी होती हैं, डेब्ट्स भी होते हैं, मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ भी होते हैं। द डेब्ट एंड इक्विटी आर इक्वल प्रोपोर्शन फॉर इन्वेस्टमेंट। जो डेब्ट एंड इक्विटी है वो थोड़ा इक्वल प्रोपोर्शन में होगा, जितना इक्विटी होगा उतना ही डेब्ट होगा। देन ये हमारा वैसे सेकंड है, जैसे मॉडर्न हमने पढ़ा था ना, ये उसका हमारा सेकंड वाला है। वो हमारा फर्स्ट था इक्विटी फंड स्कीम, अभी हमारा सेकंड है। इसमें आएगा सबसे पहले बैलेंस स्कीम। अब बैलेंस स्कीम कौन सी होती है,
तो द पोर्टफोलियो ऑफ बैलेंस फंड इज इक्वल टू द प्रपोर्शन ऑफ डेप्ट इक्विटी प्रेफरेंस एंड कन्वर्टिबल सिक्योरिटी। इसमें हमारी डेप्ट इक्विटी प्रेफरेंस एंड कन्वर्टिबिलिटी सिक्योरिटीज़ होंगी। इट प्रोवाइड्स रेगुलर इनकम एंड मॉडरेट कैपिटल एप्रिसिएशन टू इन्वेस्टर। इसमें जो हमारी इनकम होगी वो थोड़ी रेगुलर होगी और जो मॉडरेट और जो कैपिटल एप्रिसिएशन इन्वेस्टर्स का वो थोड़ा मॉडरेट होगा। द कैपिटल रिस्क इज़ एट मिनिमम लेवल। जो हमारा कैपिटल रिस्क होगा वो बहुत ज़्यादा मिनिमम लेवल पे होगा। दिस स्कीम इज सिचुएटेड टू ट्रेडिशनल इन्वेस्टर दोज प्रेफर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट। ये हमारा ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स के लिए बना होता है जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं तो थोड़ा लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। उसके बाद पढ़ेंगे ग्रोथ एंड इनकम स्कीम। अब ग्रोथ एंड इनकम स्कीम क्या होती है? ग्रोथ एंड इनकम फंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स ऑफ ग्रोथ स्कीम एंड इनकम स्कीम। ये हमारा दो चीज़ों का मिक्सचर है जिसमें हम ग्रोथ स्कीम्स के बारे में फीचर्स पढ़ते हैं और हमारी इनकम स्कीम के भी फीचर्स पड़ता है। द पोर्टफोलियो ऑफ दिस स्कीम इन्वॉल्व्स अ कैपिटल एप्रिसिएशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ हाई डिविडेंड सिक्योरिटीज़ ऑफ कंपनीज। हमारा जो हमारा इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन होगा और जो हाई डिविडेंड्स है वो प्रोवाइड होते हैं। उसके बाद एसेट एलोकेशन स्कीम। अब एसेट एलोकेशन स्कीम क्या होता है? टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज आर फाइनेंशियल एसेट्स सच एज इक्विटी, डेब्ट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स लाइक रियल एस्टेट, गोल्ड्स, कमोडिटी। दो तरह की इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ होता है जब हम फाइनेंशियल एसेट्स में करते हैं, या तो होगा इक्विटी, डेब्ट, मनी मार्केट, या फिर दूसरा होता है नॉन फाइनेंशियल एसेट जैसे कि गोल्ड, कमोडिटीज़ एंड सिल्वर। उसके बाद द पॉलिसी ऑफ वेरिएबल एसेट एलोकेशन मे बी अडॉप्टेड बाय द फंड मैनेजर। और ये हमारा फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि हम जो इन्वेस्ट है वो हम करेंगे कहाँ। उसके बाद अलाउ शिफ्ट फ्रॉम वन एसेट टू अनदर। इसमें हम एक एसेट से दूसरे एसेट पे भी जा सकते हैं। ये मार्केट ट्रेंड पे डिपेंड करता है कि मार्केट जो है वो कैसी है। उसके बाद आएगा डेप्ट और इनकम फंड स्कीम। द फंड मैनेजर इन्वेस्ट द फंड इन प्योरली ऑन द डेप्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय प्राइवेट कंपनीज, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एंड अदर सिक्योरिटीज। इसमें जो होगा हम इन्वेस्ट किस में करेंगे? डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेंगे जो कि होगा प्राइवेट कंपनी से, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जो गवर्नमेंट या फिर अदर एंटिटीज़। डेप्ट और इनकम फंड्स आर सूटेबल टू द इन्वेस्टर हु एक्सपेक्ट रेगुलर इनकम एंड लो रिस्क। ये उनके लिए सूटेबल होता है जो एक रेगुलर इनकम भी एक्सपेक्ट करके चलते हैं और लोअर रिस्क पे। उसके बाद क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ग्रेड टू द डेप्ट इंस्ट्रूमेंट दिस रिस्क ऑफ द डेप्ट सिक्योरिटीज इन डिसाइडेड बाय ग्रेडिंग। और ये हमारा जो रिस्क होता है वो ग्रेडिंग के हिसाब से हमें मिलता है। तो फॉलोइंग टाइप्स होते हैं जिसमें है डाइवर्सिफाइड डेप्ट स्कीम, फोकस डेप्ट स्कीम, हाई यील्ड डेप्ट स्कीम, एश्योर्ड रिटर्न फंड्स एंड मिक्स टर्म प्लान। तो डाइवर्सिफाइड डेप्ट स्कीम क्या होता है? द डेप्ट सिक्योरिटीज ऑफ ऑल कंपनीज बिलोंगिंग टू ऑल इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व द पोर्टफोलियो ऑफ द diversified debt fund. It result to diversification investment in all sector. It helps to reduce risk. सबसे पहली बात है इसमें जो रिस्क होता है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। और इसमें वे सारी सिक्योरिटीज़ होते हैं जो सारी इंडस्ट्रीज से हमें मिलती है और ये हमारी डाइवर्सिफाइड से बनता है। उसके बाद फोकस डेप्ट फंड्स। अब फोकस डेप्ट फंड्स क्या होता है? फोकस डेप्ट स्कीम्स आर दीज स्कीम्स इन विच इन्वेस्टमेंट इन डेप्ट सिक्योरिटीज इशूड बाय एंटिटीज बिलोंगिंग टू अ स्पेसिफिक सेक्टर कंपनीज ऑफ मार्केट। जो फोकस डेप्ट स्कीम होते हैं यहाँ सिर्फ उन सिक्योरिटीज़ की और इन्वेस्टमेंट की बात होती है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर से, कंपनी से बिलोंग करती है। देन हाई यील्ड डेप्ट फंड। अब हाई यील्ड डेप्ट फंड क्या होता है? ऑल डेप्ट्स हैव डिफ़ॉल्ट रिस्क। जो सारे डेप्ट्स होते हैं उनमें रिस्क तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही होता है। जनरली इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन हाई इन्वेस्टमेंट ग्रेड सिक्योरिटीज़ विद प्रोटेक्ट द रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट। हाई यील्ड डेप्ट फंड इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज़ विच ऑफर हाई रिटर्न। जो हमारे हाई यील्ड डेप्ट फंड होते हैं उससे हमें सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न आता है, पर उसमें वॉलेटिलिटी आ जाती है जिसकी वजह से जो रिस्क होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। देन अश्योर्ड रिटर्न फंड्स। अब अश्योर्ड रिटर्न फंड्स कौन से होते हैं? अंडर दिस स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड्स द इन्वेस्टर विल अवेल अश्योर्ड रिटर्न विद अ लो रिस्क इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। इसमें उन्हें रिटर्न मिलता है पर लो रिस्क के साथ मिलता है। द शॉर्टफॉल इन रिटर्न इफ़ एनी बॉन्ड बाय एएमसी और स्पॉन्सर। अगर हमें शॉर्टफॉल आ जाता है रिटर्न में तो या तो वो किसी एएमसी के थ्रू होगा या फिर किसी स्पॉन्सर के थ्रू होगा। अब पढ़ते हैं गिल्ट फंड। गिल्ट फंड हमारा फोर्थ। The government securities of medium and long-term mature bonds are portfolio of gilt funds. Gilt fund offers much safety to the investor with no credit risk, but it exposed to interest rate risk. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होते हैं लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म के बॉन्ड्स हमें जो ऑफ़र करते हैं, इसमें जो सेफ्टी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है और इसमें कोई क्रेडिट रिस्क नहीं होता, बट इसमें थोड़ा इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। देन कमोडिटी फंड्स।
कमोडिटी फंड्स क्या होते हैं, हमारी 5th नंबर है। देन द इन्वेस्टमेंट इज़ मेड ऑन डिफरेंट कमोडिटीज़ थ्रू फंड्स। इसमें जो इन्वेस्टमेंट होते हैं बहुत सारी कमोडिटीज़ पे होती है और ये फंड्स के थ्रू होते हैं। कमोडिटीज वेरियस टाइप्स सच एज मेटल्स, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, फूड ग्रेन्स, ऑयल्स। जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो सिल्वर, गोल्ड इन सब पे बनती है। उसके बाद फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट मेड बाय पर्टिकुलर कमोडिटी, कभी कभी पर्टिकुलर कमोडिटी पे भी आ जाता है। पर्टिकुलर कमोडिटी फंड्स आर मोर रिस्की। जो पर्टिकुलर कमोडिटी होती है थोड़ी ज़्यादा रिस्की होती है रेदर देन कंपाउंड से। देन 6th इज़ रियल फंड्स, रियल स्टेट फंड्स। अब रियल स्टेट फंड्स ऑफर हाई कैपिटल एप्रिसिएशन, इसमें थोड़ा हाई कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है। जो स्कीम होती है रेगुलर और हमें हायर इनकम देती है। और जो इन्वेस्टमेंट होती है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है रियल स्टेट में, और उसके बाद लैंडिंग टू रियल स्टेट डेवलपर, और ये थोड़ी रियल स्टेट डेवलपर होती है। देन फंड्स ऑफ फंड्स 7, दैट इज़ फंड्स ऑफ फंड्स। अब फंड्स ऑफ फंड्स क्या होता है, इट रेफर्स टू फंड्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टेड इन यूनिट्स ऑफ फ्यूचर फंड स्कीम प्रोवाइडेड बाय अदर एसेट मैनेजमेंट। ये हमारा अदर एसेट मैनेजमेंट कंपनी से मिलता है जिसमें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट आर नॉट मेड इन द फाइनेंशियल और फिजिकल एसेट्स ऑफ द फंड्स इन्वेस्टेड इन सच स्कीम अवेल टू बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफाई इनटू म्यूचुअल फंड्स इन द स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड ऑल्सो फैसिलिटेट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। इसमें हमें रिस्क की डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है। इसमें हम एक फंड से दूसरे फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, हम कोई एसेट चेंज वगैरह नहीं करते हैं, बस हम एक फंड से दूसरे फंड पर जाते हैं। देन मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स नंबर 8। इन मनी मार्केट म्यूचुअल फंड स्कीम इन्वेस्टमेंट आर मेड इन हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। ये हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट में बनाए जाते हैं जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, कैश सर्टिफिकेट डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स एंड बैंक कॉल मनी। हाई लिक्विडिटी मनी क्या होता है, जब हमें कोई भी आपत्ति होती है, जब हमें कोई इमरजेंसी आती है, हम अपने एसेट्स को, हम अपनी इन्वेस्टमेंट को पैसों में कितनी जल्दी कन्वर्ट करते हैं, वो होती है हमारी लिक्विडिटी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट मनी मार्केट्स में तो वेरी हाई क्वालिटी, वेरी शॉर्ट मेच्योरिटी, ये थोड़ी बहुत ज़्यादा शॉर्ट मेच्योरिटीज़ होती हैं। जो रिटर्न होता है वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट रेट क्या है मार्केट में। देन ट्रेजरी मैनेजमेंट फंड, ट्रेजरी मैनेजमेंट फंड स्कीम आर सिमिलर टू लिक्विड फंड। ये हमारे लिक्विड फंड से थोड़ा मिलता जुलता है। इन्वेस्टमेंट इन बेसिकली इन मंथ्स विद टेनर अप टू, ये हमारा 364 डेज मतलब 1 साल तक के अंदर अंदर होता है। दिस स्कीम प्रोवाइड रिस्क अटैच टू, स्कीम से थोड़ा रिस्क थोड़ा अटैच होता है और इसका जो हायर देन लिक्विड फंड स्कीम। रिस्क अटैच टू दी स्कीम स्लाइटली हायर देन लिक्विड। द इनकम, जो इनकम होती है हमें इसमें थोड़ी ज़्यादा मिलती है। देन टैक्स सेविंग फंड्स, टैक्स सेविंग फंड्स में क्या आता है, टैक्स सेविंग स्कीम प्रोवाइड रिबेट्स इन टैक्सेस। इससे हमें टैक्सेस में रिबेट मिलता है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो टैक्स सेक्शन 88 के अंदर आते हैं। जो टैक्स सेविंग, इसे हम एज इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम भी बोलते हैं। इसमें जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो लॉक हो जाते हैं किसी पीरियड के लिए, लाइक 3 ईयर्स। टैक्स सेविंग स्कीम फ्री फ्रॉम द प्रेशर ऑफ रिडेम्पशन, इसमें हमें रिडेम्पशन का प्रेशर नहीं रहता है और ये शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है जिसे हम फिक्स कर सकते हैं। द डिविडेंड अर्न इन टैक्स सेविंग स्कीम आर ऑल्सो टैक्स फ्री। जो हमें डिविडेंड मिलता है उसमें हमारा कोई टैक्स भी नहीं कटता है। देन पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम होती है, ये हमें पोस्ट ऑफिस से मिलती है जो कि हमें रेगुलेट करती है गवर्नमेंट। यस, ये हमें गवर्नमेंट ऑफर करती है। इसमें जो रिस्क होता है वो थोड़ा सा कम होता है, जो थोड़ा सिक्योरिटी जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। लेट्स रीड आउट। सबसे पहले आता है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, फंक्शन एज रेगुलर सेविंग अकाउंट। ये हमें फंक्शन जैसे कि रेगुलर सेविंग अकाउंट होता है बैंक्स में, उस तरह के फंक्शन अप्लाई करता है। इसमें जो डिपॉजिट होता है, विड्रॉल्स होता है, सिमिलर होता है जैसे बैंक अकाउंट में होता है। इसमें थोड़ा मिनिमम इंटरेस्ट मिल जाता है और थोड़ा स्मॉल सेवर्स के लिए होता है जो थोड़े छोटे छोटे जो सेविंग करना पसंद करते हैं। देन इस नेशनल सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, इसमें एक आरडी अकाउंट भी खुलता है। ये सारे इंडिविजुअल को अलाउ करता है, आप कभी भी मंथली जाके अपने पैसे डिपॉजिट करा सकते हैं। इसमें एक सरप्लस भी मिलता है। इसमें जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं वे अपनी सेविंग्स कर सकते हैं ज़्यादा पैसों के लिए। नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट अकाउंट, इसमें एफडी अकाउंट भी होता है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जैसे कि 1, 2, 3 या 5 साल तक के लिए होता है। इसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलता है जैसे कि वैसे मिलता है। इसमें मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स भी होते हैं। देन नेशनल सेविंग मंथली इनकम अकाउंट, ये नेशनल मंथली इनकम डिजाइन टू प्रोवाइड फिक्स्ड अमाउंट मंथली इनकम, ये फिक्स्ड मंथली इनकम के लिए होता है। इसमें रिटर्न सीकिंग रेगुलर रिटर्न में रेगुलर रिटर्न मिलता है। इसमें जो डिपॉजिट होता है वो मंथली में इनकम रिसीव होती रहती है। देन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC सेविंग बॉन्ड्स अवेलेबल, इसमें बॉन्ड्स हमें अवेलेबल होते हैं। देन ऑफर फिक्स रिटर्न, थोड़ा फिक्स रिटर्न होता है, टैक्स बेनिफिट होते हैं।
देन इनकरेज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है जो मीडियम एंड स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं। देन किसान विकास पत्र अकाउंट, इसमें क्या होता है, सर्टिफिकेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट होती है, प्रोमिस करता है जिसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो फिक्स पीरियड के लिए हो जाएगी, 9 ईयर्स या 10 मंथ्स के लिए। देन एडल फॉर रिस्क अराइसिस इन्वेस्टमेंट लुकिंग फॉर गारंटेड रिटर्न, इसमें हमारा जो रिटर्न है वो थोड़ा गारंटेड के लिए आ जाता है। देन आ जाता है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसका क्या इंट्रोडक्शन है, ये हमारा आ जाता है 4th नंबर का। इट इज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, थोड़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। प्रोवाइड एट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, इसमें हमें एक एट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड सेविंग कम टैक्स सेविंग, इसमें हमें सेविंग कम टैक्स सेविंग भी कहा जाता है इसे। दैट इनेबल वन बिल्ड आ रिटायरमेंट सरप्लस वाइल सेविंग इन एनुअल टैक्स, इसमें रिटायरमेंट तक के बाद का मिल जाता है और ये एनुअल सेविंग्स करते हैं। टर्म, इसका जो टेन्योर टाइम होता है वो मिनिमम 15 साल के लिए होता है। इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट होती है वो 500 मिनिमम होती है, मैक्सिमम होती है 1.5 लाख। ओपनिंग बैलेंस होता है इसका 100, डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी होती है 15 साल में कभी भी। मोड ऑफ डिपॉजिट होता है बाय कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, फंड ट्रांसफर कैसे करा सकते हैं। नॉमिनेशन कौन होता है, डेजिग्नेटेड टाइम ऑफ ओपनिंग सब्सिक्वेंटली, जब इसे ओपन करते हैं तब आता है। जॉइंट अकाउंट नॉट अलाउड, जो जॉइंट अकाउंट है वो नहीं अलाउ होता है। तो इसमें क्या होता है कि रिटायरमेंट के बाद हमें जो पैसे मिलते हैं, इसमें जो PPF क्या होता है, मतलब हम उसमें पैसे जो है वो सैलरी से ऑटोमेटिक कट के जाते हैं। देन इज़ रियल स्टेट, जो रियल स्टेट है वो हमारा 5th नंबर का है। इंट्रोडक्शन, द इंडियन रियल स्टेट मार्केट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द कंट्री, जो हमारी इंडियन रियल स्टेट है ये हमारी सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है कंट्री की। द इंडियन रियल स्टेट मार्केट्स ग्रोथ इज़ वेल, जी हमारी मार्केट ग्रोथ है वो वेल है और काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड भी है, और जो इसका इन्वायरमेंट है वो थोड़ा कोऑपरेटिव है। देन इम्पॉर्टेंस ऑफ रियल स्टेट, अब जो रियल स्टेट है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। स्ट्रॉन्ग मार्केट फंडामेंटल्स, इट विल लीड द रिवाइवल ऑफ इंडियन इकॉनमी, इसका जो मार्केट फंडामेंटल्स है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, जिससे हमारी इंडियन इकॉनमी थोड़ी बढ़ती है। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, हमारे जो रिफॉर्म्स होते हैं वो थोड़ी रेगुलेटरी हैं। जो सारे स्टैंडर्ड्स हैं वो जो ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी एंड डिलीवरी, जो हमारे स्टैंडर्ड्स है वो थोड़ी गवर्नमेंट बाय हैं। उसके बाद बायर्स मार्केट, परफेक्ट मार्केट फॉर न्यू बायर्स, इसमें जो नए नए बायर्स होते हैं उनके लिए परफेक्ट मार्केट है। देन गवर्नमेंट स्कीम, द गवर्नमेंट स्कीम हैज़ ऑल्सो मेड अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट, जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से कर रही है। देन थैंक यू। तो इससे पहले मैं एक चीज़ बताऊँगी आपको, हमारी एक और चीज़ बची है जो लास्ट चीज़ है, दैट इज़ 6th, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड एंड सिल्वर। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो सेविंग होती है हम उन्हें गोल्ड एंड सिल्वर में भी कर लेते हैं। जो गोल्ड होता है वो थोड़ा स्टेबल होता है, उसमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है और वो हम परचेज़ भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। जब भी हमारे पास कोई इमरजेंसीज आती है हम सबसे पहले क्या जाके बेचते हैं, गोल्ड। नॉर्मल रियल एग्जांपल ले लो, अगर हमारे घर में कोई कुछ हो जाता है तो हम ज़्यादा गोल्ड है तो वो उठा के जाके बेच आते हैं। तो जो गोल्ड है वो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, और जो गोल्ड एंड सिल्वर होता है उनकी लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा हायर होती है। सिक्योरिटीज़ को परचेज और सेल करने के लिए आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, ऑनलाइन मार्केट में जाना पड़ेगा, या फिर आपको अथॉरिटाइज़ के पास जाना पड़ेगा। पर गोल्ड एंड सिल्वर आप किसी भी टाइम इनको लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।